और अब बात दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में और जेल में उनकी पहली रात काफी बेचैनी भरी रही। उन्हें घर से आया खाना दिया गया, इसके बाद उन्होंने किताब पढ़ी और फिर सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि हालांकि उन्होंने गद्दा, तकिया और कंबल भी दिया गया, लेकिन वे रात में परेशान दिखाई दिए। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जिस बैरक में रखा गया वो छोटी सी सेल है और यह माना जा रहा है कि अमूमन अचानक ऐसी छोटी जगह पर पहुंचने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी परेशानी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जेल मैन्युअल के अनुसार ही केजरीवाल को सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जेल में केजरीवाल की पहली रात बेचैनी भरी रही, वो परेशान से रहे। सोमवार शाम जब वो तिहाड़ जेल पहुंचे तो उनके लिए पहले से ही बैरक तैयार कर लिया गया था। जेल नंबर 2 के बैरक में केजरीवाल को रखा गया। बैरक की लंबाई 14 फीट, चौड़ाई 8 फीट। केजरीवाल की बैरक में एक टीवी लगा है, सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हमेशा तैयार रहेंगे। बैरक में सीसीटीवी लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज की शिकायत है, ऐसे में उन्हें उसी के मुताबिक स्पेशल डाइट और खाने की सुविधा दी जाती रहेगी। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हालांकि पहली रात वो सही से सो नहीं सके, रात में बेचैन रहे, बीच बीच में नींद खुलती रही। सुबह केजरीवाल ने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया। केजरीवाल जेल में अखबार पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और सुबह कुछ समय के लिए बैरक के बाहर रह सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बैरक में लौटना पड़ सकता है। केजरीवाल अपनी बैरक में टीवी देख सकते हैं और जेल नियमों के मुताबिक उन्हें अपने परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत भी दी गई है। तो वहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। अब एसएमएस अस्पताल ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। इसके अलावा नई एसओपी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बरगट्टा की अध्यक्षता में इस मसले पर एक बैठक हुई है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना कि फर्जी तरीके से एनओसी जारी करने का यह मामला बेहद गंभीर है और इसे रोकने के लिए सिस्टम को ऑनलाइन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट होना है उसके यहां मौजूद मरीज और डोनर दोनों की एप्लीकेशन ऑनलाइन ही ट्रांसप्लांट करने वाले अस्पताल को भेजी जाएगी, ताकि हमें यह पता रहे कि किस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के फर्जी एनओसी मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद अब चिकित्सा विभाग हरकत में है। इसे लेकर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय की टीम की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को किया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कमेटी का अप्रूवल भी अब जरूरी है और कमेटी अगर जांच करती है ऑर्गन रिसीवर और डोनर के बीच में संबंध क्या है और नई एसओपी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसे लेकर के गंभीरता से एसएमएस प्रबंधन जो है वो काम कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में फिर से इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो, उसे रोका जा सके। बहरहाल एसएमएस अस्पताल से एक प्रशासनिक अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है स्वास्थ्य महकमे में और साथ ही साथ 2 प्राइवेट अस्पताल जो हैं अब वो फोर्टिस और ईएससीसी के कर्मचारी भी सलाखों के पीछे चले गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के उनकी कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी कैसे बनाया जाए। इन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और मरीजों की जो ट्रांसप्लांट की सुविधा है उसमें कोई बाधित ना हो, उसको क्रियान्वित करने के लिए आज एक मीटिंग की गई जो सरकारी निर्देश भी की गई है और उसमें हमने कई इश्यूज़ को डिस्कस किया, जिससे कि एक अच्छी एसओपी बन पाए और ये प्रोग्राम में अनवरत तरीके से चलता रहे। जो इसमें कमियां हैं इस सिस्टम के अंदर और उसको हम कैसे ज़्यादा पारदर्शी बनाएं, इस तरह की घटना ना हो और कोई भी
हमारी आंखों के नीचे से इस तरह से कोई बिना किसी को सूचित किए इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं जारी किए जाए, इसको रोकने के लिए थी। साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट होते हैं वहाँ ये व्यवस्था भी बाधित नहीं हो, जो पेशेंट जो वास्तव में बहुत इसके लिए नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके कार्य भी बाधित नहीं हो। इन सब चीज़ों को लेकर के आज इसमें यहाँ पे विचार विमर्श किया गया, उसमें कुछ पॉइंट्स बनाए गए, SOP बनाई गई, कुछ जगह सरकार से मार्गदर्शन भी चाहा गया है। और सचिव महोदय के जो चिकित्सा सचिव महोदय हैं उनके निर्देश के अनुसार आज मीटिंग की गई कि भविष्य में किसी तरह की दिक्कतें नहीं मरीज को भी हों, और SOP बनाने के लिए सब लोग मिले थे और प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में मिलकर कुछ गाइडलाइंस और सजेशंस को डिस्कशन किया है। उनको मूर्ति रूप कैसे दिया जाएगा उसको दोबारा मीटिंग करके फिर आगे हम कार्य करेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रशासन ने पाकिस्तान के बिल्कुल करीब इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकरों का एक ऐसा कवच तैयार किया है जो बेहद हाईटेक सुविधाओं से लैस है। ये दावा किया जा रहा है कि हाईटेक बंकर जहां सुरक्षा के लिहाज से अभेद्य किला साबित होंगे, तो वहीं पर्यटन के लिहाज से भी इन बंकरों की बड़ी भूमिका होगी। ये बंकर जम्मू संभाग के रामगढ़ सेक्टर में बनाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकरों का अभेद्य सुरक्षा कवच, हाईटेक सुविधाओं से लैस बंकर बनकर तैयार। बेखौफ होकर भारत पाकिस्तान सीमा पर घूम सकेंगे सैलानी, दुश्मन के नापाक मंसूबों से बचाएंगे बंकर। ये पहली बार है जब पाकिस्तान की नाक के ठीक नीचे सरकार की कोशिशों की बदौलत एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार हुआ है जो दुश्मन देश के लिए न सिर्फ चुनौती है बल्कि सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर को नजदीक से समझने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। जम्मू संभाग के सांबा जिले में बने ये बंकर पाकिस्तान से महज चंद कदम की दूरी पर है और खास बात यह है कि इन बंकरों को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है। प्रशासन ने नया कदम उठाया है, वो कैमरे की तस्वीर में राजीव आपको दिखाएंगे। ऐसा लग रहा होगा आपको कि इन तस्वीरों में कि हम किसी होटल के अंदर हैं। जी नहीं, हम एक ऐसे बंकर के अंदर हैं जो कि ज़मीन से 20 फीट नीचे है और जहां पर हर फैसिलिटी आपको दिख रही है। अलमीरा आपको दिख रही है, टीवी आपने देखा, पंखा आपने देखा, यहाँ पर AC भी लगा हुआ है। बिल्कुल AC और टीवी वाला ये मॉडल बंकर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोगों के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की बदली हुई फिजाओं में ये बंकर भी शामिल हो गए हैं। दावा किया गया है कि ये बंकर जहां पर मौजूद है वहां से पाकिस्तान की हवाई दूरी महज 700 मीटर है। यानी केंद्र शासित प्रशासन ने दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने और उसे करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा का ये अभेद्य किला तैयार किया है। बेड, अलमीरा, वाईफाई, AC, डाइनिंग टेबल और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से लैस इस तरह के 370 बंकर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 2 बंकर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। ये जिस डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे हुए हैं, यहाँ पर पर्यटकों के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए अगर कोई छुटपुट घटना होती है, कोई फायरिंग होती है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पर आकर रुकना पड़ता है। तो 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक टाइम पर यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। उनके खाने पीने की सुविधा भी उनको यहाँ पर मिलेगी। ये बहुत खुश हैं लोग इससे कि हमें फैसिलिटी जो मिली है। टूरिस्ट भी बहुत टूरिस्ट इनकी ही डिमांड पे कि जब तो फायरिंग होती है तब तो ये यूज होते हैं, लेकिन तब ये ऐसे वेकेंट रहेंगे तो लोग बाहर से आएंगे और इनके गाँव की भी डेवलपमेंट होगी। दावा किया जाता है कि 2021 के बाद से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन ये इलाका वक्त वक्त पर दहशतगर्दी के जख्म झेलता आया है। यही वजह है कि इन बंकरों के बनने के बाद न सिर्फ बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा पुख्ता हुई है, बल्कि भारत पाकिस्तान सीमा का दीदार करने वाले सैलानियों के लिए भी इन बंकरों से बहुत कुछ आसान हो गया है। यही वजह है कि लोग सरकार के कदम की सराहना कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन बंकरों में एक वक्त में 40 लोग तक रह सकते हैं, यानी किसी भी तरह की आपात स्थिति में भी इन बंकरों का इस्तेमाल हो सकता है। तो वहीं राजस्थान में इस बार मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों ठंड के बीच ओलावृष्टि और बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार यहां ठंड भयानक तरीके से पड़ी, तो वहीं वैसे ही गर्मी भी अपना सितम अब ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में यहां पर तापमान 45 डिग्री को पार कर सकता है।
रिपोर्ट देखिए। चढ़ता पारा बरपाएगा कहर, अप्रैल मई में पड़ेगी भयंकर गर्मी। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मार्च भी खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं मैदानों में अभी से ही गर्मी असर दिखाने लगी है। कई राज्यों में तो भीषण गर्मी पड़ना भी शुरू हो गई है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। देश में अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में चिलचिलाती गर्मी लोगों की परीक्षा लेने वाली है। अप्रैल से जून के 3 महीनों में तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा गर्मी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही है। पारा 40 के पार जा चुका है। ऐसे में अप्रैल और मई में भारी गर्मी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मई सीजन सबसे गर्म महीना होगा। इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं अभी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों में टेम्परेचर्स काफ़ी फॉल हो गए। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो 2 दिन पहले जहां भी डिपार्चर से 4 से 5 डिग्री अब नॉर्मल था, 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर्स थे। खैर हीट वेव क्राइटेरिया के लिए हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर्स होना चाहिए, वो तो अभी जहां इस रीजन में रीच नहीं हुआ, तो अभी बिलो नॉर्मल्स हैं। और आने वाले अगर 5 दिनों की बात करें तो यहाँ जो टेम्परेचर्स हैं वो ग्रेजुअली राइज हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई वेदर एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे प्लेन्स पे, तो टेम्परेचर राइज रहेंगे। उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर नियर नॉर्मल आ जाएंगे। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में भी पारा 40 से 42 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी भी कर दी है। 4 अप्रैल तक विदर्भ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के लिए हीट वेव का असर दिखेगा। इस बार जो गर्मियां हैं, वो जो तापमान है वो सामान्य से ज्यादा रहेगा आने वाले दिनों में। हाँ जी, सामान्य से ज्यादा रहेगा। और अगर आप आने वाले 5-7 दिनों की बात करें तो जो हीट वेव सिनेरियो है जो आप पूछ रहे थे, ईस्ट इंडिया में बनने का प्रोबेबिलिटी है। स्पेसिफिकली उड़ीसा, GWV, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन राज्यों में हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अभी जो पिछले 2 साल से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हॉट एंड ह्यूमिड का भी एक वार्निंग देता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्या है कि टेम्परेचर हायर साइड रहते हैं, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी हायर साइड रहती है। स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में ये चीज का ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है और उसका हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है। दिल्ली एनसीआर, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा में भी गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बेतहाशा गर्मी पड़ने वाली है। टेम्परेचर्स अभी खास तौर पे सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है, जिसके चलते हमने हीट वेव का अलर्ट जारी किए हैं मध्य प्रदेश, विदर्भा और छत्तीसगढ़ और नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका में अगले 3 दिन के लिए। और वार्म नाइट उसके थोड़ा ये सभी राज्यों में वार्म नाइट भी होगी, तो कंडीशंस काफी मुश्किल होगी यहाँ। और वार्म नाइट हम तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी जारी किए हैं। राजस्थान की बात करें तो अभी से ही भीषण गर्मी शुरू हो गई है। दोपहर में सूरज जब ठीक सिर के ऊपर होता है तब धूप परेशान करने लगी है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच चल रहा है और 5 अप्रैल के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले में अनुमान है कि तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। हालांकि पहले सप्ताह में गर्मी से राहत मिलेगी। दूसरे और तीसरे हफ्ते में तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। पूरे समर सीजन में यानी अप्रैल से लेकर जून तक की 3 महीनों की अवधि में अधिकतम तापमान राजस्थान के कई इलाकों में औसत से ऊपर रहने की संभावना है। विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के हिस्से यानी जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में तापमान जो है वो सामान्य से ज़्यादा ऊपर रहने के चांसेज हैं। वहीं रात्रि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी इस वर्ष समर सीजन में औसत से ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा है।
खासकर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में, वहीं दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मौसम का चक्र भी पूरी तरह बदल गया है। तापमान ज्यादा होने की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। सबसे ज्यादा असर उत्तर पूर्वी हिमालय की रेंज पर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज इस कदर बदला है कि इस बार मार्च का महीना पिछले 5 सालों में सबसे ठंडा रहा। मार्च महीने में औसत न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री रहा, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। लेकिन अब अप्रैल और मई में भयंकर गर्मी की आशंका जताई जा रही है, जिससे जाहिर होता है कि इस बार गर्मी लोगों का कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे नए फाइनेंशियल ईयर की, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही कई नियम बदल भी गए हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ये देखिए खास रिपोर्ट। अगर आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम निपटाने हैं तो इस महीने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में इस बार काफी दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप इन तारीखों पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अप्रैल महीने के लिए हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें 6 दिन साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। बैंक हॉलिडे की सूची में अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहार, दूसरे मौकों से संबंधित छुट्टियों को शामिल किया गया है। इसमें अप्रैल में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी हैं। इस दौरान सभी बैंक्स में छुट्टियां रहेंगी। 7, 14, 21 और 28 अप्रैल को रविवार पड़ रहे हैं। 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार है, तो वहीं 27 अप्रैल को चौथा। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग दिनों की छुट्टियां भी हैं। उस दिन उन राज्यों के बैंक्स बंद रहेंगे। ईद और रामनवमी के त्योहार पर भी कई राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर कुछ राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को भी कई राज्यों में गुड़ी पड़वा, पहले नवरात्रि के मौके पर छुट्टी होगी। 11 अप्रैल को ईद उल फितर के मौके पर देश भर के बैंक्स बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को असम में बिहू त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन वहां के बैंक्स नहीं खुलेंगे। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। लेकिन राहत की बात यह कि बैंक से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवा की सुविधा लोगों को मिलती रहेगी। इन पर बैंक्स की छुट्टियों का असर नहीं पड़ेगा। पैसे ट्रांसफर करने का काम नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को कड़ी नसीहत दी है। गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अरुणाचल हमेशा भारत का हिस्सा था और हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है। अरुणाचल का मुद्दा चीन को चेतावनी। सीमा की बात ड्रैगन की मनमानी। चुन चुन कर होगा हिसाब। सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। चीन ने एक बार फिर से कायराना हरकत की। इस बार उसने ये हिमाकत अरुणाचल प्रदेश को लेकर की। डरपोक ड्रैगन ने भारतीय राज्य के करीब 30 जगहों के नाम बदल दिए और उनकी लिस्ट भी बाकायदा जारी की। चीन के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करते हुए वहां के 30 स्थानों के नाम बदल दिए। चीन के मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि नए नाम 1 मई से प्रभावी होंगे। ड्रैगन के इस मनगढ़ंत दावे पर भारत ने उसे धो दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से उसे लताड़ लगाई। कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा, चीन के काल्पनिक नाम रख देने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि चीन की इस हरकत के बाद एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।